हेलो एवरीवन। तो एक बार मैं फिर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के केमिस्ट्री का एक वीडियो। चैप्टर आपका चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एक वीडियो मैंने बना दिया था इसका, अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। बहुत ही आसान शब्दों में उसमें मैं ये बताने का प्रयास किया था कि आखिरकार केमिस्ट्री में आप किस प्रकार नंबर को उठा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पूरे साइंस के टॉपिक को ही कवर किया गया था और उसी में से ये दूसरा यूनिट था आपका केमिस्ट्री का, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, हाँ, ये इस चैप्टर का ये पहला क्लास है। ठीक है, लेकिन हम लोग इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने देखा था उसमें हमने जो मार्क्स थे उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझे थे, उसके वितरण के बारे में समझे थे। ठीक है, तो अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, वहाँ पर हमने अंक का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था। तो आज जो है आपका ये जो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके कुछ टॉपिक को देखने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरणों के साथ आपको हम इस चैप्टर से अवगत कराएंगे कि कैसे ये हमारे डेली के लाइफ से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। तो वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको पूरा क्लियर वे में समझ में आएगा। आज की क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार, कुछ आज के टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो हम लोग मीनिंग समझेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का मीनिंग्स क्या है। ठीक है, बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि केमिकल रिएक्शन मतलब कोई ज़्यादा हार्ड मीनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जीवन से रिलेट करता है। मैं उसका चर्चा करूँगा। पहले ये बता दूँ आपको कि आज कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों के प्रकार। ठीक है, वो कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं। ठीक है, उसके बाद असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित हम कैसे करें। कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे देगा, उसको बैलेंस कैसे करें और क्यों करें, इन सभी बातों का चर्चा आज के वीडियो में होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। आइए इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। ठीक, हमारा टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को समझना। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, आइए सबसे पहले हम अपने डेली के लाइफ के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। आप देखते होंगे अपने आसपास में, अगर हम लोहे को हवा की उपस्थिति में अगर छोड़ दें तो लोहा में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, लोहे में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, ऐसा आप देखते होंगे। और क्या क्या देखते होंगे आप, दूध से दही बन जाना। ठीक है, क्या देखते होंगे, दूध से दही बन जाना, ये भी आप देखते होंगे। ठीक है, जो भी दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है वही मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, किसकी क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक, आखिरकार ये कैसे, उसके बाद भोजन हम लोग जो खाते हैं वो ऑटोमेटिक होता है, वो पच जाता है, यानी भोजन का पचना। ठीक है, किसका पचना, भोजन का पचना। गर्मी के दिनों में अगर आप देखते होंगे, गर्मी के दिनों में खाना का खराब हो जाना, बहुत जल्दी गर्मी के दिनों में खाना खराब हो जाता है। ठीक है, ये तमाम चीज जो देख रहे हैं आप, ये परिवर्तन, यही है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कारण ये सब बदल रहे हैं। केमिकल्स में रिएक्शन होते हैं। जब भी केमिकल शब्द आता है तो ध्यान रहे आपका कि आपने आवर्त सारणी जो है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, आपने 1 से 20 तक याद किया होगा कम से कम उसमें तत्व का नाम। अगर नहीं याद है तो पहले उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, इस तरह से आपको 20 तक याद करने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर वो याद नहीं करेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, इसलिए अगर चैप्टर को समझना है तो उसको याद करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो हमारे दैनिक जीवन में जो परिवर्तन देख रही हैं सब, लोहा में जंग लगना, दूध से दही बन जाना, श्वसन क्रिया करना, भोजन का पचना,
ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब केमिकल्स रिएक्शन है। ठीक है, सब के सब क्या है, केमिकल्स रिएक्शन है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। और क्या देखते हैं, तो और हम लोग देखते हैं कि हम बाजार से चूना लाते हैं। ठीक है, क्या लाते हैं, चूना, और उसको हम पानी में डाल देते हैं। ठीक है, तो जो चूना लाते हैं उसको जब हम पानी में डालते हैं तो वह बन जाता है बिना बुझा हुआ चूना, सॉरी बुझा हुआ चूना। ठीक, बातों को समझेंगे। वो चूना में पानी जब हम डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना, और प्लस में बहुत मात्रा में उष्मा निकलता है, हीट निकलता है। आपने कभी चूना से दीवारों पर पुताई किया होगा, तो क्या करते हैं, मार्केट से चूना लाते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं। क्या देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो उसी को तो केमिकल्स रिएक्शन कहेंगे, और कोई केमिकल्स रिएक्शन कोई नई चीज़ नहीं है। हमने क्या किया उसमें कि हमने चूना लिया, चूना को किस में डाला, पानी में डाला, वो क्या बन गया, बुझा हुआ चूना। जो बन गया जिससे हम पुताई करेंगे दीवार पर, वो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना। और प्लस में क्या दिया, प्लस में दिया उष्मा। ठीक, अब इसी चीज़ को आपको समझना है, यही है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल्स रिएक्शन में क्या होता है, कुछ पदार्थ भाग लेते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और एक अलग गुण वाले, पूरे के पूरे उसका गुण अलग रहेगा, और वो क्या बना लेते हैं, एक नया पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अगर ऐसा समझे कि आपको वाटर का फॉर्मूला आता होगा H2O, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन अगर हम मिला दे तो क्या बन जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से बनता है जल। ठीक है, क्या बनता है, जल। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन का संकेत आपको पता होगा H2 प्राय हम लोग लिखते हैं, गैस के रूप में रहता है, तो ऑक्सीजन का O2 और जल का होता है H2O। ये तो आप जानते होंगे कम से कम। ठीक है, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है जल। ठीक, अब यहाँ आप मुझे बताइए, हाइड्रोजन जो होता है एक अच्छा ईंधन है, इसको रॉकेट में प्रयोग होता है, ये रॉकेट ईंधन है। ये कौन सा ईंधन है, रॉकेट ईंधन। ठीक है, हाइड्रोजन कैसा ईंधन है, रॉकेट ईंधन, सोचिए। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का काम आप समझते हैं, इससे हम श्वसन की क्रिया करते हैं, मानव में श्वसन की क्रिया, मानव में, ध्यान है, ये हम लोग इसमें सांस लेते हैं ना, पेड़ पौधे थोड़ी ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये मानव में श्वसन करता है। अब सोचिए, ये ईंधन इतना पावरफुल ईंधन, और ये श्वसन की क्रिया, और ये आग लगाने में भी काम करता है। ऑक्सीजन की सहायता, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग बहुत स्पीड से लगता है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर बना दिया निर्मल जल, एकदम शानदार, जिसको हम लोग पीते हैं। ठीक है, क्या इसमें ऐसा गुण है जो इस दोनों में गुण है? मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछ रहा हूँ कि जो गुण हाइड्रोजन का है वो गुण ऑक्सीजन का, क्या सेम गुण जल का है? बिल्कुल नहीं। जल का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, पीने में करते हैं। ठीक है, तो यही तो है केमिकल्स रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोई पदार्थ भाग लेगा, ये सब पदार्थ, जैसे इसमें हाइड्रोजन भाग लिया, ऑक्सीजन भाग लिया, और बिल्कुल नया गुण वाला नया पदार्थ बनाएगा। ठीक है, नया गुण, उसका गुण मिलना नहीं चाहिए दोनों से, एकदम बिल्कुल अलग हट के रहेगा, उसी को कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक, इसी चीज़ को हम लोग पलट के भी ऐसा लिखते हैं कि H2O है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको करवाऊंगा, जब आप इसमें जैसे हमें प्रूफ करना पड़ता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही, इस बात का प्रूफ कैसे देंगे, तो इसके लिए हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, डीसी करंट, एसी नहीं, डायरेक्ट बैटरी से जो करंट आता है सो। अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक, अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ भी ये सब जो लिख रहे हैं, ये जितना भी मैंने लिखा अभी से ऊपर से नीचे तक, ये सब के सब केमिकल्स रिएक्शंस है। ठीक है, केमिकल के रिएक्शन के कारण ही ये सब प्रोडक्ट तैयार हुए हैं। ठीक, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये पदार्थ अकेले है, ये पदार्थ कैसे है, अकेले, और ये अकेले से कितना पदार्थ बना लिया, दो पदार्थ बना लिया, जिसका गुण अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये अकेले है और अलग अलग बना लिया। ठीक है, इसी को कहेंगे, इसको भी कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी दो तत्वों के बीच जब आपस में अभिक्रियाएं होती है तो केमिकल रिएक्शन है। तत्व का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब प्रेजेंट रहेगा। फिलहाल आप ऐसे समझ सकते हैं। तो हम सिंपल डिफिनीशन क्यों ना दे सकते हैं, मेरा जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले, ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले या अकेले न होकर, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, अकेले न होकर किसी अन्य पदार्थ से भी अभिक्रिया करता है, किसी अन्य पदार्थ से भी क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और एक अलग गुण वाला नया पदार्थ बना देता है। एक अलग गुण वाला क्या करता है, नया पदार्थ बना देता है, उसी को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है,
अब आपको क्लियर हो गया हो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कि उसमें कोई पदार्थ रहता है अकेले या एक से अधिक, दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन करता है। रिएक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, बदलाव आना। ठीक है, रिएक्शन मतलब बदलाव आना। जैसे लोहा था, ऐसे नम वायु की उपस्थिति में उसमें जंग लग गया। समझ में आ रहा होगा आपको ये सब बात अब छोटी छोटी। ठीक, तो ये जब रिएक्शंस होते हैं मतलब बदलाव होना। जब भी हम रिएक्शंस बोलेंगे इसका मतलब क्या, एक बदलाव होना, एक नया कंपाउंड बनना, यानी नया यौगिक बनना जिसका गुण अलग हो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको इजी वे में, आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन मैं क्या दिया हूँ आपको, आप बिल्कुल अपने भाषा में दे सकते हैं कि जब कोई पदार्थ, ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य किसी पदार्थ से, अन्य किसी पदार्थ से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, अभिक्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक अब कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैंने क्या बताया कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य किसी पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है जिसका गुण बिल्कुल क्या हो, अलग हो, उसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ओके, अब हमको यह समझना है कि कहीं भी कोई केमिकल से रिएक्शन होता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो केमिकल से रिएक्शन वहाँ पर हुआ। ठीक, उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। उससे पहले हम इसमें कुछ बात करते हैं। सबसे पहला बात है कि जैसे मान लीजिए इसका अगर हम एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल मैंने मान लो कि हमने हाइड्रोजन को लिखा प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन को अगर हम ऐड करें तो क्या बनता है, वाटर बनता है, पानी। ठीक, अब यहाँ ध्यान दें, इसमें कुछ पदार्थ जो होते हैं वो भाग ले रहे हैं। कौन कौन से भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो पदार्थ क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक का मीनिंग समझ में आ गया कि जो भी पदार्थ जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं उसको क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो नया प्रोडक्ट तैयार होता है ना, जो नया भाग तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म होते हैं, एक LHS में होते हैं और एक RHS में होते हैं। LHS में जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, अभिकारक, और जो RHS में होता है उसको क्या कहा जाता है, उत्पाद। तो हम क्यों ना अभिकारक और उत्पाद के बारे में एक छोटा सा लाइन लिख ले कि रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया के लिए हम शॉर्टकट लिखते हैं आर के मतलब रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ओके, एवं इसी में मैं ऐड कर देता हूं एवं। अब जब भाग लेगा तो रिएक्शन होगा, यानी एवं रिएक्शन के परिणाम स्वरूप, रिएक्शन के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप जो नया पदार्थ बने, जो क्या बने, नया पदार्थ बने, उसे क्या कहा जाता है, उसे उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट हम लोग कैसे तैयार करते हैं, बिना कच्चा सामान का प्रोडक्ट थोड़ी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। या यूँ ध्यान रखिए आप सिंपल वे में कि जो LHS में है, LHS में कौन रहता है, LHS में अभिकारक यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और RHS में कौन रहता है, तो RHS में कौन रहेगा, उत्पाद। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसमें कौन भाग लेते हैं, अभिकारक भाग लेते हैं, और क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो अब क्लियर हो गया आपको कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन के बारे में। कैसे हम जाने कोई केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में
होने वाले परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन होगा तो आप पता कर सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सबसे सिंपल, सबसे पहला आप ध्यान रखना, अवस्था में परिवर्तन। अगर अवस्था बदल गया, ठीक है, तो आप समझ लेना कि वहाँ कुछ केमिकल्स रिएक्शन हुए हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन का एक एग्जाम्पल हम लिख देता हूँ, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का नाम सुने होंगे। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 संकेत Mg। हम उस पर आने वाले हैं, अभी थोड़ा पहले हम ऐसे लिखते हैं। और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करती है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम जो होता है ये रिबन होता है, ये रॉड की तरह होता है, यूँ कहिए कि ठोस होता है, ठोस। ठीक है, ये कैसा होता है? ठोस। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है चूर्ण के रूप में। किसके रूप में बन जाता है? चूर्ण। जब इसको आप जलाओगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? ये ठोस था, ठोस से पाउडर बन गया। अवस्था का क्या हो रहा है? स्थिति बदल रहा है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं अवक्षेप का बनना। किसका बनना? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना मतलब क्या? दूध से दही बनना। दूध से दही बनना आपने देखा है कि दूध से दही जो बनता है वो अवक्षेप का, जो पेंदी में जाके बैठ जाए ना, उसी को अवक्षेप कहा जाता है। दूध से क्या बनना? दही बनना। अवस्था में परिवर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल और क्या दे सकते हैं? इजी वाला, लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना। चलिए तीसरा हम क्या देख सकते हैं कि ऊष्मा का बनना। किसका बनना? ऊष्मा का बनना। ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया है, ऊष्मा का बनना। ठीक है, आपको याद होना चाहिए ऊष्मा का बनना भी। तुरंत मैंने दिया कि चूना लाते हैं बाजार से। ठीक है, क्या लाते हैं? चूना। और उसको जब हम पानी में डाल देते हैं तो अब क्या होता है? वो बन जाता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। इसके केमिकल नेम का हम बात करेंगे, पहले अभी फिलहाल चैप्टर को समझ लेते हैं। और प्लस में क्या बनता है? ऊष्मा। इससे हम पता कर लेते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको बात समझ में आ रहा होगा। और क्या आप देखते हो बनता होगा? गैस का बनना। किसका बनना? गैस का बनना। बहुत सारे हम लोग ऐसा सुनते हैं कि कोई फैक्ट्री में गया और कोई गैस लीकेज हो गया या कोई केमिकल्स रिएक्शन हुआ जिसके कारण गैस बन गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ भी मैं आपको एग्जाम्पल लिखकर समझा सकता हूँ, जैसे जिंक। जिंक किसको बोलेंगे? तो आप एक बैटरी जो होता है, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, उसका जो कलर है ना वही जिंक है। आप देख सकते हैं उसको जाकर के, वो जिंक होता है। ठीक है, जिंक का ही बना होता है। जिंक को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, H2SO4। ठीक है, नहीं याद है? अभी याद कर लीजिए एक बार, एकदम छोटा सा, ये आपको छोड़ने वाला नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सेट हो गया माइंड में, H2SO4 होगा। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये जानते हैं क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट, ये आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या बन रहा है ऐसे। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसके बाद मैं क्लियर करूँगा, आपको बनाने आ जाएगा ये सब जब हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तब। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। और प्लस में इसमें एक गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है, वो निकलेगा। एरो साइन जो ऊपर की ओर दिए हैं इसका यही मीनिंग है, गैस ऊपर की ओर निकल रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका गैस का बनना। तो यही सब स्थिति को देखकर आप बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। और भी देखने को मिलता है रंग में परिवर्तन। किस में परिवर्तन? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, जैसे लोहा का ऐसे अगर रंग देखोगे सो और जंग लग जाए सो, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो हम सिंपल इसी का एग्जांपल लिखते हैं, लोहे में क्या लगना? जंग लगना। ये भी आपको बता सकता है कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी बातें समझ में आ गया होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ उसके लिए कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। तो हो सकते हैं अवस्था में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, ऊष्मा का बनना, गैस का बनना, और क्या? रंग में परिवर्तन। ठीक, तो ये था आपका केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो एक फिर से बता दीजिए, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ LHS की तरफ होते हैं, जो भाग लेते हैं, उसको अभिकारक का जो नया पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। ठीक, तो ये पहला टॉपिक आपका क्लियर हुआ, इसको आप उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसके दूसरे वाले टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण क्या होता है? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। इस टॉपिक पर पहुंचने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, आप उसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेना। ठीक, हम आपको बताने वाले हैं कि ये सब जो ज़रूरत पड़ने वाला है आपको, कि ये सब का केमिकल्स नेम कैसे लिखेंगे। यानी हम अभी बात कर रहे हैं आपको यौगिक के नामकरण पर। ठीक है, यौगिक का नामकरण, एक छोटा सा बेसिक पहले इसको सीख लीजिए।
यौगिक के नामकरण में हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई गैस हो, पहला बात, ठीक है, ज़्यादा हार्ड वे में मैं नहीं समझाऊंगा, बहुत ही आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक, यौगिक के नामकरण पर हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि माना कोई तत्व है, ठीक है, माना कोई तत्व M है, क्या है M, जिसकी वैलेंसी, वैलेंसी मतलब संयोजकता, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और वैलेंसी क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन का साझा होता है या ग्रहण करता है। फिलहाल अभी हम वहाँ पर नहीं जाने वाले, टॉपिक पर आएंगे। आप सब सिर्फ एक सब ध्यान रखना, वैलेंसी। ठीक, वैलेंसी जो होता है इसको मान लीजिए कि किसी का वैलेंसी x है, तत्व का वैलेंसी होता है, तत्व का क्या होता है, वैलेंसी, वो x मान लिए। उसके बाद हम मान लिए कि कोई दूसरा तत्व है, कोई दूसरा तत्व मान लो कि n है जिसकी वैलेंसी y है। ठीक, दो तत्व है, एक m और एक n, और दोनों, एक का वैलेंसी x और एक का वैलेंसी y। तो हमें यौगिक लिखना है, ये कंपाउंड हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये कंपाउंड हम कैसे लिखेंगे। तो यौगिक लिखने के लिए m और n लिख दीजिए, Mn, और इसका वैलेंसी इसमें और इसका वैलेंसी इसमें कीजिए, यानी कि n का वैलेंसी y है तो m में लगेगा और इसका वैलेंसी इसमें लगेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यौगिक का मीनिंग क्या है, देखो आप ऐसे याद रखो, आपके जितने भी आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, आवर्त सारणी में सभी तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये सब जो तत्व है, ये सब क्या है, तत्व है। और इसी में से कम 2 मिल जाए तो क्या बन जाता है, वो यौगिक बन जाता है। ठीक है, जैसे पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ये क्या है, यौगिक है। कैसे जान गए, यौगिक की पहचान कैसे करोगे, एक से अधिक तत्व रहना चाहिए, एक से अधिक तत्व होना चाहिए, तो किसको क्या कहेंगे आप, यौगिक कहेंगे। यौगिक का नामकरण पर बात कर रहे हैं कि दो तत्व है, एक M और एक N, एक का वैलेंसी x, एक का वैलेंसी y, तो दोनों लिखा जाएगा और वैलेंसी को उलट के लगाना है, वैलेंसी को उलट के लगाना है। तो आप कहेंगे सर मुझे वैलेंसी तो नहीं पता, तो अब हम कुछ वैलेंसी आपको याद करवा देते हैं फिलहाल, जो आपको टेम्पोररी काम आ जाए। ठीक, तो आइए हम थोड़ा बात कर लेते हैं वैलेंसी पर। किस पर बात करेंगे, वैलेंसी पर। वैलेंसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं संयोजकता। क्या बोला जाता है, संयोजकता। ठीक, वैलेंसी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैलेंसी 1 किसका होगा। तो वैलेंसी 1 वाला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। ध्यान रखिए, सोडियम, सोडियम का संकेत बोलेंगे Na, यह सोडियम का संकेत है Na। आपको संकेत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए संकेत याद रखेंगे। मैं पहले ही बोला हूँ 1 से 20 तक का कम से कम तत्व का नाम याद रख लो। ठीक, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, के किसको बोला जाता है, पोटेशियम को। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ बच्चे जो नए नए हैं और उनको ज़्यादा केमिस्ट्री से एकदम बोझ लग रहा, तो कम से कम आप मेरा कहा हुआ मानिए 1 से 20 तक का याद कीजिए कम से कम तत्वों का नाम। पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये सब की वैलेंसी 1 होती है। OH माइनस, ये कुछ बात हम आयंस के बारे में लिखाएंगे, ये आप याद रखना, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, हाइड्रो ऑक्साइड। OH माइनस को क्या कहा जाता है, हाइड्रो ऑक्साइड, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। माइंड में सेट कर लेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, और हमें लिख रहे हैं NO3। NO3 जो होता है इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। ध्यान रखना होगा, NO3 को क्या कहेंगे, नाइट्रेट। नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है, 1। नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो वैलेंसी 1 वाले तत्व कुछ इस प्रकार हो गए। ठीक है, तत्व के साथ साथ आयंस भी है, तत्व के साथ साथ क्या है, आयन। कौन कौन आ गया, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड का संकेत OH माइनस, हाइड्रो ऑक्साइड का संकेत OH माइनस, एकदम सेट कर लीजिए। ठीक है, और NO3, NO3 को क्या कहेंगे, नाइट्रेट कहेंगे। ठीक, अब देखो मैं कैसे इसका नाम लिखूं। इस पर जैसे मान लो कि कहीं पूछ दिया हमसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, आ जाइए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखो आपको कितना सिंपल वे में आपको समझ में आने लगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, चलिए सोडियम का संकेत Na, हाइड्रो ऑक्साइड का संकेत OH, माइनस नहीं देना, ठीक है ना, माइनस नहीं देना अभी, और वो आयंस के रूप में टूटा हुआ ना, इसलिए ऐसा लिखा रहा, NaOH। अब क्या करो, यौगिक का नाम लिखते समय पहले दोनों को लिख दिए, अब वैलेंसी लगाओ, दोनों का वैलेंसी एक दूसरे के अपोजिट। OH का वैलेंसी 1 इसमें लग गया, सोडियम का वैलेंसी 1 इसमें लग गया, एक लिखाता नहीं है। ठीक है, एक लिखाता नहीं है, इसलिए ये ऐसा आपको दिखेगा, NaOH। क्या दिखेगा आपको, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। फिर अगर हम आपसे बात करें कि चलो आप पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड लिख के बताओ, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड कैसे लिखोगे, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के, पोटेशियम के लिए के, हाइड्रो ऑक्साइड के लिए, हाइड्रो ऑक्साइड के लिए क्या लिखोगे, OH लिखोगे। दोनों का वैलेंसी 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा हो। तो वैलेंसी 1 वाला कौन कौन हो गया, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रो ऑक्साइड और नाइट्रेट। जितना मैं आपको दूं कम से कम उतना तो आप जरूर याद कर लो। ठीक, क्योंकि भंडार है, वैलेंसी रटने की चीज नहीं है,
ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चैप्टर ये कवर हो जाएगा कुछ तत्वों की वैलेंसी याद रखने से। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं वैलेंसी 2 वाला। 2 किसका वैलेंसी होगा? ठीक, वैलेंसी 2 वाले 2 किसका वैलेंसी होगा? तो आइए देख लेते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca। संकेत आना चाहिए, संकेत आपको आना चाहिए। कैल्शियम हो गया, ठीक है। बेरियम, बेरियम का संकेत Ba, ठीक है, बेरियम का हो गया। ठीक, चलिए अब कुछ आयंस पर आ जाते हैं। SO4, SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फेट। SO4 को क्या कहते हैं? सल्फेट। माइंड में सेट कर लीजिए, SO4 को क्या कहते हैं? सल्फेट। सल्फेट, सल्फेट का वैलेंसी 2। ठीक, जिंक, Zn, जिंक, ठीक है। जिंक जस्ता अभी बताया था ना, बैटरी के टर्मिनल पर जो कलर देख रहे हो किसका बना होता है? वो जिंक का बना होता है। ठीक, तो जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया। लोहा, Fe, आयरन, आयरन, ठीक है। आयरन का संकेत क्या होता है? Fe होता है। आयरन की वैलेंसी फिलहाल अभी हम 2 लेकर चलेंगे, आयरन की वैलेंसी चेंज होते रहती है। ठीक है, अभी हम आपको जितना जरूरी है टेम्पोररी में बता रहा हूँ आपको। ओके, तो आयरन हो गया। उसके बाद SO4 तो हो गया। CO3, CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? CO3 को हम लोग कहते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। बस इतना आप याद रख लो, आपका हर काम इजी हो जाएगा। और वैलेंसी 3 में कुछ नहीं, बस एक एलिमेंट का याद रखो ना, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितना? 3। बाकी सब एकदम पूरा चैप्टर का एक एक नाम आप लिख लोगे एकदम इजी वे में। कैसे? आइए सीखते हैं। जैसे आपको कोई कह दिया, ठीक है, ये याद होना चाहिए, कैल्शियम, Ca, बेरियम, सल्फेट, जिंक, आयरन और कार्बोनेट। सिंपल याद रखो ना, पहले ये तत्व याद रखो, कैल्शियम, बेरियम, जिंक और लोहा का वैलेंसी 2। अब बच गया कौन कौन? 2 को इसमें लिखा है, सल्फेट और कार्बोनेट। इसका भी वैलेंसी कितना? 2। ध्यान रखिए, सल्फेट और कार्बोनेट का वैलेंसी 2। ठीक है, और उसमें इससे पहले वाला जो हम बताएं, इसमें कौन कौन सा बताया? तो इसमें मैंने बताया आपको एक हाइड्रोक्साइड और एक कौन बताया? नाइट्रेट। इसका वैलेंसी 1 आयंस में। और ऐसे देखोगे तो हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम का कितना बताया? 1। अब हम बात करते हैं नामकरण पर। अब कैसे नाम लिखोगे? अब हम एग्जाम्पल्स आपको देते जाते हैं, आपको क्लियर वे में समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर मैं 1 दे दिया कि चलो आप मुझे लिख के बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। क्या लिख करके बताओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत Ca। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का संकेत जल्दी से बता दीजिए। हाइड्रोक्साइड का संकेत मैं आपको यहाँ बताया हूँ, OH होता है। हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होता है? OH। तो यहाँ पर आप लिख दो OH। लिखा गया। यौगिक के नामकरण में अब क्या ध्यान रखना है? इतना पहले लिख लो। उसके बाद वैलेंसी को देखना है, एक दूसरे के अपोजिट वैलेंसी लगाना है। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, कैल्शियम का वैलेंसी यहाँ आप दिख रहे होंगे कितना है? 2। तो कैल्शियम के वैलेंसी कैल्शियम में नहीं लगेगा, उसके बगल वाले कंपाउंड में लगेगा। सॉरी, बगल वाले जो भी बगल में आएंगे, आयंस आएंगे या एलिमेंट आएंगे, उसमें लगेंगे। तो इसमें लगे Ca और OH का होल ट्वाइस। OH माइनस का, OH का वैलेंसी कितना होता है? हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। यही तो आपको आगे आने वाले समय पूरा आपको चलेगा। ठीक, और देख लीजिए, और देख लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे कहीं आपको दे दिया, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ, ऑक्सीजन की वैलेंसी में एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूल गया मैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये नहीं भूलना आप लोग। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड पर बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, तो एल्युमिनियम, अब संकेत बताएंगे, एल्युमिनियम का संकेत कमेंट करके बताइए, Al। ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे? O। इतना पहले लिख लो। अब क्या करेंगे? एक दूसरे का वैलेंसी को चेंज करेंगे। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मात्र एक वैलेंसी कितना? एल्युमिनियम का वैलेंसी में पहले ही बताया कि ये 3 वैलेंसी वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक मात्र एलिमेंट। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, इसमें लगेगा? बिल्कुल नहीं, इसमें लगेगा 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसमें लगेगा। हो गया Al2O3। अब रटने की जरूरत नहीं, Al2O3, Al2O3। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है आपका। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पर बात करते हैं। जिंक सल्फेट, कहीं जिंक सल्फेट लिखा हुआ है, उसका केमिकल्स फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखोगे? तो जिंक का संकेत आना चाहिए, क्या होता है? Zn। सल्फेट का संकेत SO4। ठीक है, अब आइए जिंक, जिंक का वैलेंसी, जिंक का वैलेंसी इसी में है, वैलेंसी 2 वाला है, तो इसमें लग जाएगा 2। ठीक है, सल्फेट, सल्फेट इसी में आ रहा है सर, सल्फेट का भी वैलेंसी कितना होता है? 2। लगा दो इसमें, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बच गया? जिंक सल्फेट के लिए Zn SO4।
कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यौगिक का नामकरण, क्योंकि आगे पूरे के पूरे यही आपको यूज होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको चर्चा कर लेता हूँ, और एग्जाम्पल से आपको और माइंड क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। आइए, कैल्शियम, कैल्शियम का फॉर्मूला। हाँ, एक चीज़ और कुछ, चूँकि ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा ना कि एक इसमें और याद रखिएगा, कॉपर, कॉपर Cu, तांबा, तांबा का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तांबा के वैलेंसी 2, माइंड में सेट रखना, इतना ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं याद करवाया हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत Ca, कार्बोनेट का संकेत CO3। ठीक है, 2 ही तो है, जो बड़ा वाला कंपाउंड है कार्बोनेट और सल्फेट, दोनों का वैलेंसी 2 है। ठीक, आइए कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, इसमें लगा दो। कार्बोनेट का वैलेंसी कितना होता है? 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? CaCO3। ठीक है, कितना सिंपल में मैं आपने नाम लिखना सीख गया कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, और एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल आपके सामने भी रखूँगा, एक सोडियम ऑक्साइड का, ठीक, और एक रखूँगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। बच्चे रटेंगे नहीं इसलिए। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम के लिए क्या लिखते हैं संकेत? Na, ऑक्साइड के लिए क्या लिखते हैं? O। सोडियम, सोडियम की वैलेंसी 1, यहाँ लगा दीजिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, एक लगता नहीं प्राय, एक छोड़ दीजिए, नहीं लगाइए, तो क्या हो गया? Na2O। मैग्नीशियम, इसमें आइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे? O। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना? 2। क्या मैंने नहीं लिखवाया क्या मैग्नीशियम? मैग्नीशियम, हाँ छूट गया ना मैग्नीशियम। आइए अब कुछ मैं आपको बता भी देता हूँ, उसकी सहायता से आप वैलेंसी को पता कर सकते हैं। अगर कोई धातु हो जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब आए तो आप ध्यान रखना, वहाँ पर बढ़े, हाँ बढ़ सकते हैं। पहला कक्षा में जैसे इलेक्ट्रॉन पर फिर मुझे जाना पड़ेगा, फिलहाल आप ध्यान रखो। मैग्नीशियम की वैलेंसी भी कितनी होती है? 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, इसमें ऐड कर लीजिए एक और मैग्नीशियम, यूज पड़ने वाला है सर ये सब। ठीक है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी अगर 2 होती है तो यहाँ से बताओ, ये 2 से 2 अब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? MgO। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर वे में समझ में आया होगा। तो फिर से मैं बता दूं कि जब भी हम किसी भी यौगिक का नामकरण करते हैं तो उसमें वैलेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। जिस प्रकार आपको बिना पहाड़ा कुछ संभव है नहीं ना, इसलिए आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा केमिस्ट्री में कुछ वैलेंसी को। ठीक, आइए हमने फिर से एक बार बता दिया, वैलेंसी 1 किसका है? हाइड्रोजन का है, सोडियम का है, पोटेशियम का है। 3 को तो ये कंफर्म हो गया, ये आपको बार बार आने वाले हैं। कुछ आयंस भी है, जैसे OH- को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्साइड। NO3- को क्या कहा जाता है? नाइट्रेट। ये सब आपको यूज होने वाले हैं। 2 ऐसे आयन जिसका वैलेंसी 1, ऐसे याद रखो। तो कौन कौन? एक हाइड्रोक्साइड और एक कौन? नाइट्रेट। माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर आपसे मैं ये पूछूं कि चलो वैलेंसी 2 वाला आयंस बताओ पहले, तो वैलेंसी 2 वाला जो है SO4 सल्फेट बोला जाता है। SO4 को क्या बोला जाता है? सल्फेट। फिर आपसे पूछेंगे कि हाँ कार्बोनेट, कार्बोनेट का संकेत CO3, ये दोनों का वैलेंसी 2। उसके बाद अब हम बात करते हैं वैलेंसी कितने वाले? 2 वाले तत्व के बारे में। इसी में तत्व है कौन कौन? कैल्शियम है, बेरियम है, कैल्शियम है और बेरियम, और कौन है? लोहा है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और कॉपर है। बस एक बार आप माइंड में एकदम सेटअप कर लोगे ना, याद हो जाएगा ये एकदम एक बार में। और एल्युमिनियम का वैलेंसी 3। आप एक काम करो ना, वैलेंसी 1 वाला और 3 वाला, वैलेंसी 1 वाला याद कर लो, बच गया। सो याद रखना वैलेंसी उसका कितना होता है? 2 होता है। माइंड में एकदम दिमाग से थोड़ा सा पढ़िए, 1 वाला याद रखेंगे 2 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए आपको ये क्लियर हुआ टॉपिक कि नहीं यौगिक का नामकरण, क्योंकि अगला जो मेरा टॉपिक है पूरा का पूरा इसी पर रिलेट करता है, हम यही लिखने वाले हैं। ठीक, चलिए दूसरा टॉपिक है मेरा, हम इसी पर बात कर रहे थे, इसी से संबंधित बात हो रहा था। रासायनिक समीकरण क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है? बड़ी नॉर्मल है, बहुत इजी है एकदम, थोड़ा भी आर्ट नहीं। रासायनिक समीकरण आइए समझते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मैग्नीशियम है, या पानी पर ही आइए, हाइड्रोजन है। ठीक है, कौन सा है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाँ ध्यान रहे, एक चीज़ और मैंने नहीं बताया यहाँ पर, एक चीज़ आप याद रखना इसमें कि गैस वाले कंडीशन में जब गैस हो तो उसमें 2 लगा कर लिखे, जैसे ऑक्सीजन गैस है तो O2, हाइड्रोजन है तो H2, ऐसे करके ध्यान रखना। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? जल। ठीक, ये जो हमने लिखा ये वर्ड में लिखा,
तो इसको कहा गया शब्द समीकरण। कौन सा समीकरण? शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन। अब इसी का केमिकल फॉर्मूला जब यूज करने लगेंगे तब उसका नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण। अब आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने यौगिक का नामकरण क्यों आपको समझाया था। ठीक है, फिर से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, रासायनिक समीकरण क्या है कि रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? एल एच इसमें जो रहता है उसको अभिकारक कहेंगे, आर एच इसमें रहेगा उसको क्या कहेंगे? उत्पाद। तो उसके जगह पर क्या करना है? अभिकारक और उत्पाद के जगह हम क्या करेंगे? रासायनिक सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करने वाले हैं? रासायनिक सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। आइए करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र, चूंकि हाइड्रोजन गैस है तो क्या लिखना पड़ेगा? H2 लिखना पड़ेगा। ठीक, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखना पड़ेगा? O2 लिखना पड़ेगा। क्या बनेगा? H2 में O2 मिलेगा तो बन जाएगा H2O, जल बन जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखे यही है आपका कौन सा इक्वेशन? यही है आपका रासायनिक समीकरण। मैंने अभी इसको बैलेंस नहीं किया है, ये बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है अभी जस्ट अगले वाले टॉपिक में हम चर्चा करने वाले। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल और आपको समझ में आएंगे बेहतर तरीके से। जैसे जिंक है, स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा आपको, जिंक है। ठीक है, और प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप कमेंट करके जल्दी से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बता दीजिए फास्ट, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। हाइड्रोजन जब भी गैस हो तो हाँ, एक मिनट यहाँ वर्ड हाइड्रोजन गैस। अब इसका ये जो लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है? शब्द समीकरण लिखा है ना, ये वाला शब्द के रूप में है, इसलिए शब्द समीकरण। इतना बड़ा बड़ा कितना बार आप लिखोगे, इसीलिए तो मुझे जरूरत पड़ रहा है रासायनिक समीकरण का। रासायन इसका सूत्र लिखो, जिंक का ZN। सल्फ्यूरिक एसिड का आपने कमेंट बॉक्स में अच्छा जवाब दिया, H2SO4। ठीक है, उसके बाद जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट तो जिंक, जिंक के लिए क्या लिखेंगे? ZN, बस यौगिक का नामकरण करो। सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे? SO4। जिंक की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसल, बच गया नॉर्मल जिंक सल्फेट। ठीक, और प्लस में कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। यही है आपका केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो हम क्या डिफिनीशन दे सकते हैं रासायनिक समीकरण का? क्या बोलेंगे? सिंपल लिखेंगे कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के, ये इधर वाला को क्या बोलते हैं? अभिकारक, इधर वाला को क्या बोलते हैं? उत्पाद। अभिकारक एवं उत्पाद के रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा सूत्र का? रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन हम लोग क्लियर कर लेते हैं रासायनिक समीकरण का। क्या हमने बोला रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन? इंग्लिश में क्या बोलते हैं रासायनिक समीकरण को? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। ठीक, रासायनिक समीकरण। क्या मैंने डेफिनेशन बताया रासायनिक समीकरण का? कि जब अभिकारक एवं, जब अभिकारक एवं उत्पाद के स्थान पर, अभिकारक एवं उत्पाद के स्थान पर हम क्या करते हैं? रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। किस सूत्रों का? रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे मैंने ऊपर भी दिया है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ भी डाल देता हूँ। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं लिखा हुआ है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन। ओके, क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, मान लीजिए। ठीक, अभी आपको टेंशन नहीं लेना कैसे लिखाएगा ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये कौन सा समीकरण है? ये शब्द समीकरण है, वर्ड इक्वेशन है। अब इसको रासायनिक सूत्र का प्रयोग करो। मैग्नीशियम के लिए हम क्या लिखेंगे? तो मैग्नीशियम के लिए हम लिखेंगे सर Mg। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है, क्या लिखना पड़ेगा? O2। याद रखिए, जो भी जब भी हम बोलेंगे गैस तो गैस में हमेशा 2 लगा कर लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस है H2, क्लोरीन गैस है Cl2। याद रखिए, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। ठीक, यहाँ ध्यान रहे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्साइड के लिए O। वैलेंसी, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि सीधे रह जाएगा MgO। ठीक है, क्या रह जाएगा? MgO।
तो ये है आपका, ये जो हमने नीचे वाला लिखा इसी को क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जवाब जल्दी से दीजिए कि आपको क्लियर वे में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका अभी दूसरा टॉपिक केमिकल इक्वेशन के बारे में। यानी वर्ड इक्वेशन को जब हम सूत्र के रूप में लिखते तो वो केमिकल इक्वेशन होगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करा देता हूँ। पहले स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए इसका। हो गया, ओके। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। सर आइए लिखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। चलिए एक मैं बताऊंगा, बाकी आपको बनाना है। आइए नीचे वाले सवाल को मैं बना रहा हूँ। सोडियम, सोडियम का संकेत Na, कोई टेंशन नहीं, आराम से लिख लो। जल, वाटर का संकेत H2O। क्या बनाएगा, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ध्यान रहे, सोडियम, सोडियम का संकेत Na, हाइड्रो ऑक्साइड का संकेत OH। दोनों की वैलेंसी एक होती है, दोनों की वैलेंसी एक। याद कीजिए, वैलेंसी एक वाला में सोडियम भी था और हाइड्रो ऑक्साइड भी था, इसलिए एक लगाने से कोई फायदा नहीं है। और प्लस में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है सर, हाइड्रोजन गैस है और अकेले में है, तो इसमें क्या लगा के लिखेंगे, H2 लगा कर लिखेंगे। मैं एक ही बात को कई बार बता रहा हूँ, बस आप एक बार अपने माइंड में सेटअप कर लो। अब देखो, यही हो गया आपका क्या, यही मेरा हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, ऐसे ही करके ये दोनों आप सवाल को खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया होगा टॉपिक कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे वाले टॉपिक पर कि रासायनिक समीकरण के आखिर कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के नहीं, रासायनिक समीकरण के। तो रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल प्रस्तुत करूंगा। मैं हेडिंग कर लेता हूं पहले, रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार में अगर हम लोग देखें तो इसके लिए मैं दो एग्जाम्पल लूंगा, दोनों आपको एक दूसरे के सामने रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 और यहाँ मैंने डाल दिया एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम बार बार हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे सर, अब हम वर्ड इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, बहुत बार लिखे वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आपको भी आदत धीरे धीरे लग जाएगा। रासायनिक समीकरण के प्रकार में मैंने पहला इक्वेशन लिखा कि कार्बन है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया। तो आपको पता है, ये सब छोटा छोटा बात आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलने पर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार सल्फर मिलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब गैस है। और दूसरा हम इधर एग्जाम्पल लिखे, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है। ठीक, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम याद रखिए लाइफ टाइम अपने जीवन में कि जब भी ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन करता है तो उसी का ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम करेगा कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम करेगा सोडियम ऑक्साइड। ओके, अब जरा देखेंगे इसमें तो एक टर्म है इधर अभिकारक, इधर क्या है अभिकारक, और इधर क्या है उत्पाद। हम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं बॉक्स ले रहा हूँ कुछ, यहाँ तत्व। ठीक, एक में मैं अभिकारक और एक में हम उत्पाद की चर्चा करेंगे। ठीक, इधर अगर हम देखें तो तत्व दो है मेरे पास उपस्थित, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। कार्बन की संख्या कितना, 1 अभिकारक में। ऑक्सीजन की संख्या कितना अभिकारक में, 2 लिख दिया मैंने। अब उत्पाद पर बात करते हैं। उत्पाद में कार्बन की संख्या कितना, 1। उत्पाद की संख्या कार्बन की संख्या 1, और उत्पाद में अगर देखें इधर वाला मतलब RH को क्या कहा जाता है, उत्पाद। इसकी संख्या कितना, ऑक्सीजन का इसमें 2। ठीक है, एक बार हमने अभिकारक में कार्बन की संख्या खोजा 1, एक बार उत्पाद में देखा 1, फिर हमने अभिकारक में ऑक्सीजन का संख्या देखा तो 2 मिला, और इधर उत्पाद में 2 मिला, मैंने इसको लिख दिया। अब हम ये इसको क्लियर कर लिए इधर। अब फिर हम इधर वाले इक्वेशन पर आते हैं, केमिकल इक्वेशन पर। फिर तत्व मैंने लिखा, फिर क्या लिखा, अभिकारक, फिर क्या लिखा, उत्पाद। आइए तत्व कौन कौन से हैं इसमें, तो एक तत्व मैग्नीशियम है, एक तत्व ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का अगर देखेंगे तो इधर संख्या 1, इधर भी कितना 1। ऑक्सीजन का संख्या इधर 2, इधर ऑक्सीजन का संख्या कितना 1। आप यहाँ ज़बरदस्ती नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों का वैलेंसी 2, 2 से 2 क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, इसलिए ऐसा स्थिति बना था। ठीक है,
अब यहां पर देख रहे हैं कि एक इक्वेशन में देख रहे हैं कि अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व मतलब अलग अलग तत्व के अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या, ये वास्तव में जो हमने लिखा है किसकी संख्या लिखा, परमाणु की संख्या। इसमें अगर देखोगे तो अभिकारक में भी एक कार्बन परमाणु, उत्पाद में भी एक कार्बन परमाणु, ऑक्सीजन के भी एक दो यहां पर परमाणु है और उत्पाद में भी कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। यहां सब कुछ मिल रहा है, अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ जो है परमाणु की संख्या समान दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह के जब इक्वेशन आएंगे तब इसको हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, बड़ा क्लियर आपको समझ में आ गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, और यहां अगर ध्यान रखेंगे तो मैग्नीशियम तो बेचारा ठीक है, एक एक दोनों में मिला, यहाँ अभिकारक में 2 ऑक्सीजन है, उत्पाद में कै गो सर, 21 गो है। तब इस स्थिति में ये कैसा समीकरण हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक कौन सा समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। उसी प्रकार असंतुलित रासायनिक समीकरण को अगर देखा जाए तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। ठीक है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन का देखेंगे तो अभिकारक में 2 मात्र परमाणु है और उत्पाद में मात्र कितने, 1 परमाणु है। ठीक है, तो जब समान न हो अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, और समान हो जाए तब उसको क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, पहला संतुलित और दूसरा क्या, असंतुलित। आइए उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। पहला समीकरण कौन सा है, संतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण, डेफिनेशन मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं एकदम। क्या मैंने बताया संतुलित रासायनिक समीकरण का, कि वैसा रासायनिक समीकरण, बहुत ही सिंपल, कोई हार्ड डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, वैसा रासायनिक समीकरण। ठीक है, समीकरण को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं सर, जिसमें अभिकारक समझ में आ रहा होगा आपको, एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या, या परमाणु की संख्या लिखिए, परमाणु की संख्या समान हो, क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल्स आपको मैंने दे चुके हैं ऊपर भी, यहाँ भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखा। केमिस्ट्री में आप एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ना। सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब जो एग्जाम्पल्स है ये किसके आपको मिल रहा है, ये सब संतुलित रासायनिक समीकरण के। कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। जैसे सल्फर यहाँ कितना, 1, इधर भी सल्फर कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 2, बराबर है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर यहाँ देखिए कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, दोनों तरफ मिल गया अभिकारक और उत्पाद में, तो कौन सा समीकरण हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं आपको दूसरा बताता हूं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। चलिए, हो गया, ठीक है। आइए दूसरा को देख लेते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें मैंने क्या बताया कि वैसा रासायनिक समीकरण, आपको क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ लिख देता हूं डेफिनेशन एक बार। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व
के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो या न हो, समान न हो, परमाणु की संख्या समान न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण। एज फॉर एग्जाम्पल पर अगर हम बात करें इसमें, तो बड़ा सिंपल एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें अगर आप देखोगे तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसा समीकरण है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कैसे है जरा देखिए, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम इधर पहले देखेंगे, मैग्नीशियम की संख्या 1, इधर मैग्नीशियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1। देखें ना, यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या नहीं मिल रहा है, इसलिए कैसा समीकरण है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O। Na2O कैसे बनेगा? सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसीलिए लगाया यहाँ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब देख रहे हैं, ये सब कैसा इक्वेशन है? ये सब अनबैलेंस इक्वेशन है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण भी समझ में आया होगा। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहेंगे आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वीडियो। कोई वीडियो अगर आपका छूट जाता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब हम बात करते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, क्यों? तो एक नियम है, एक नोट ध्यान रखिएगा कि एक द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। मैं उसका मीनिंग अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया, नोट मैंने लिख दिया कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करने हेतु, ठीक है, किसका? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करने हेतु, करने के लिए या करने हेतु हमें असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। संतुलित करना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। आइए, इसका क्या द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये जो सिद्धांत दिया गया, इसमें कहा गया कि द्रव्यमान का न तो निर्माण संभव है और न ही विनाश संभव है। यानी कि जितना ग्राम अभिकारक होगा उतना ही ग्राम क्या बनना चाहिए? उत्पाद। जो रिएक्शन करके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। ये बातें हैं। अब इसी द्रव्यमान को अगर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं, यानी बैलेंस करते हैं। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, दोनों मिलकर क्या बनाएगा? जल बनाएगा, H2O। ठीक, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अगर यहाँ देखेंगे तो हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, अच्छी बात है। ऑक्सीजन 2, लो यहाँ ऑक्सीजन एक ही है। अनबैलेंस इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन है? अनबैलेंस। ये अनबैलेंस्ड है। आइए अब इसमें हम इसका वजन निकालते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम वजन। एक हाइड्रोजन का कितना ग्राम? 1 ग्राम। मतलब अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि हाँ, बस आप समझो पहले। हाइड्रोजन 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है तो कितना ग्राम? 2 ग्राम। यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी कितना ग्राम? 32 ग्राम। ठीक, इधर बात कीजिए, फिर मैंने वही चीज़ होगा। यहाँ वेट बताओ, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ठीक है, प्लस यहाँ ऑक्सीजन 2 नहीं, एक ही है, तो एक ऑक्सीजन का कितना ग्राम? 16। 16 और 2 कितने ग्राम हुए? 18 ग्राम। और यहाँ टोटल वेट कितना हुआ? तो टोटल हो गया 32 और 2 कितने ग्राम? 34 ग्राम। आप क्या देख रहे हैं? इधर वाला क्या है? अभिकारक, इधर वाला क्या है? उत्पाद। क्या दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर है क्या? देखिए तो दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। इधर 34 ग्राम है, उधर 18 ग्राम बन रहा है। इसीलिए हम लोग समीकरण क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान कभी किसी वस्तु का बदलता नहीं है। अब आइए हम इसको जरा बैलेंस करके आपको दिखाते हैं। हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, क्या बनेगा? H2O। बैलेंस करने का तरीका भी मैं आपको जस्ट सिखाऊंगा।
जैसे यहाँ कितना है 2, यहाँ मैंने 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया। अभी जस्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब पहले आप काउंटिंग करो। हाइड्रोजन कितना, 2 दूनी कितना परमाणु 4, इधर भी 2 दूनी कितने 4, 4 4 मिल गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितना 2, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ वाला दोनों के लिए, जो बाहर रहेगा ना दोनों के लिए, ऑक्सीजन की संख्या कितना 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4, बैलेंस हो गया। ये कैसा इक्वेशन हमने किया, असंतुलित को क्या कर दिया, संतुलित। अब जरा देखो संतुलित करने पर द्रव्यमान मिलता है कि नहीं मिलता है। आइए, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है तो क्या ग्राम, 4 ग्राम। इसका वेट 16 दूनी कितना ग्राम, 32 ग्राम, ठीक है। इधर अगर वेट देखोगे तो 2 दूनी कितना 4 ग्राम और प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 2 है 16 दूनी 32, 32 और 4 कितना हुआ 36 ग्राम। इधर टोटल वेट निकालो, टोटल इधर भी हो जाएगा 32 और 4 कितने ग्राम, 36 ग्राम। देख रहे हैं ना, वेट क्या हो गया, मिल गया। तो द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है अभिकारक और उत्पाद में, इसीलिए हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको, ये नोट क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का, आपको दिख रहा होगा इसमें कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, ठीक है। मैंने ये बता दिया कि असंतुलित को तो संतुलित किया जाता है, लेकिन कैसे करें, ठीक है। आइए उसी को सीखते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना, ठीक है। मैं हेडिंग लगा देता हूं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। बहुत ही इजी है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपके लिए रख रहा हूँ, सोडियम है प्लस ऑक्सीजन है, बना सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब इसको हमको बैलेंस करना है। सोडियम यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 2, यहाँ 2 है ना सोडियम, और इधर कितना 1, पहले यहाँ 2 लगा दो, ठीक। ये अनुमान विधि से हम लोग करेंगे, ठीक। उसके बाद अब गिनिए फिर से, सोडियम 2, सोडियम 2, ओके। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना है सर 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। हाँ, अपना मन से कभी भी यहाँ नहीं लगाते हैं, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा सब। अपना मन से जब भी लगाना हो तो शुरू में लगाते हैं कोई भी डिजिट। अब बताओ, ऑक्सीजन 2 हो गए, अब सोडियम को गिनो, सोडियम 2 दूनी कितना 4, और यहाँ सोडियम कितना है 2, बस कुछ नहीं करो, इसको मिटाओ और यहाँ कितना लिख दो 4, हो गया बैलेंस, ठीक। समझ में आ रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। H2 + O2 जो मैंने अभी लिया था, H2O, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ एक बार और, क्योंकि फिर आप क्वेश्चन कैसे लिख पाओगे। H2 + O2 बना H2O, इसको हमको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन 2, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन कितना 2, ऑक्सीजन 1, अब इस 1 को पहले 2 बनाइए, इसके लिए हम यहाँ क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, ठीक। अब याद रहे, यहाँ शुरू में लगाने से फिर ये हाइड्रोजन के परमाणु भी बदल जाएंगे, तो फिर काउंटिंग करना है आपको, बार बार काउंटिंग करो। तो अब फिर से बताओ, हाइड्रोजन इधर कितने 2 दूनी कितने 4, यहाँ गुना होता है 2 दूनी 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना 2, तो पहले आप यहाँ 2 लगा दो, 2 दूनी कितने 4, इधर भी 2 दूनी कितने 4, ऑक्सीजन कितना 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना 2, हो गया बैलेंस, ठीक है। क्लियर है एकदम, बहुत ईजी चीज़ है, ठीक। और एग्जाम्पल समझिए ना, अरे एग्जाम्पल को आपको भंडार दे देंगे ना, आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। कैल्शियम ऑक्साइड जो बाज़ार में बिकता है वो चूना, ठीक है, और प्लस में हम क्या कर लें, H2O, पानी में इसको डाल देते हैं चूना को, बुझा हुआ चूना बनाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक। और प्लस में देगा उष्मा, उष्मा से मुझे कोई मीनिंग्स नहीं है अभी। आइए, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन सर कितना है 2, पहले यहाँ पर काम कर लो, 2 लगा देंगे तो काम मेरा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब आइए, हाइड्रोजन कितना, एक मिनट, यहाँ मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 1, 1 और 1 कितने 2, यहाँ भी कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ये तो बैलेंस ही है, ये इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंस को और क्या बैलेंस करने जाओगे, ठीक है। तो ये तो बैलेंस इक्वेशन मैंने डाल दिया, ये वैसा ही रह जाएगा सेम, ठीक। तो ये सब था असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। और एक एग्जाम्पल देख लेता हूँ, जैसे कहीं नाइट्रोजन दिया और प्लस हाइड्रोजन दिया, बन गया अमोनिया NH3। आइए इसको हमको बैलेंस करना है, यहाँ इसका सॉल्यूशन मैं कर लेता हूँ, पहले लिख देता हूँ ना, N2 + H2 क्या बना NH3। यहाँ क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1, ठीक। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ नाइट्रोजन में 2 लगा दो।
अब फिर से गिनो, नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 2, अब हाइड्रोजन आओ, हाइड्रोजन यहाँ कितना 2, इधर हाइड्रोजन कितना 3 दूनी 6, टोटल कितना हुआ इधर हाइड्रोजन 6, और इधर कितना है 2, इसके आगे हम कितना लगा देते 3, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। यही तो बैलेंस करना है इक्वेशन को, बहुत ईजी है, आप भी अब आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, मैं इतने एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो ये था आपका आज का ये लास्ट टॉपिक था, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो आज मैंने कितने टॉपिक को कवर किया, तो मैंने टॉपिक को कवर किया रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। अब आपके लिए कुछ होमवर्क भी मैंने लाया है, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ठीक से, इसमें क्या मैंने लिखा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। अब यह मैंने आपको इक्वेशन संतुलित करने का सिखाया है, अब ये सभी इक्वेशन को आपको क्या करना है, संतुलित करके लाना है। ठीक है, आप घर पे प्रयास करोगे बैठकर इसको बैलेंस करने का। ठीक, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया, ओके, आगे बढ़ जाऊं, और भी क्वेश्चन है आपके लिए सामने। ये क्वेश्चन, ये सभी को जब आपने बैलेंस कर लोगे तो समझ लेना कि आपको आ गया बैलेंस करने। ओके, हो गया, चलिए ठीक है। और ये तो मैंने पहले ही आपको दे दिया था, इसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए होंगे शुरू में तो ले लीजिए। वर्ड इक्वेशन से आपको बैलेंस इक्वेशन करना है। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखोगे हमेशा कि कभी भी इक्वेशन को अनबैलेंस नहीं छोड़ेंगे आप, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं, उसको बैलेंस करके ही देखेंगे। जब भी इक्वेशन लिखना तो बैलेंस करने का देख लेना। ठीक, तो ये था आपका आज का टॉपिक, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर वे में समझ में आ गया। ये 4 के 4 टॉपिक। अब जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो हम सीखेंगे कि ये जो रासायनिक समीकरण ये हमें क्या क्या सूचनाएं देता है, वो लिखने का तरीका हमें क्या क्या चीज़ को बताता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।